गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी थी काफ़ी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल एक्सिस। द गिवन सिस्टम ऑफ सेंट्रल एक्सिस आप लोगों को कल मैंने बताया ही था, जिस पे फोर्स आर, देखो ये फोर्स आर है, ये कपल है जी और इनके बीच में एंगल थीटा है। लेकिन हमने कल पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस क्या की थी कि आर और जो जी कॉस थीटा यानी जो कपल है, ये दोनों एक ही एक्सिस पे क्या हो गए थे, कोइंसाइड हो गए थे। तो इस एक्सिस को बोला जाता है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? द सेंट्रल एक्सिस फॉर ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज यूनिक। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेज की जब सेंट्रल एक्सिस हम निकाल रहे हैं वो यूनिक आएगी। मान लो मैंने 10 बच्चों को सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए दिया, उन्होंने अलग अलग 10 मेथड से सॉल्व कर ली सेंट्रल एक्सिस, लेकिन इन द एंड आंसर उनका क्या आया होगा, सेम, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज जी कॉस थीटा। ठीक है, एंड इट इज लेस देन द मोमेंट जी ऑफ द रिजल्टेंट कपल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी अदर पॉइंट ओ। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन 1, तो जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन जी। दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यही बोल रहा है कि जो हमारा ये जी कॉस थीटा कपल था, ये लेस देन आएगा मोमेंट जी से। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, ये वाला आर्टिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल एक्सिस 2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, कई बार वो पूछ लेता है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल एक्सिस। नेक्स्ट आर्टिकल है टू डिटरमाइन द कंडीशन इन ऑर्डर दैट इज जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेज इन स्पेस रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्सेज। मतलब अभी तक हमने लास्ट आर्टिकल किया कि जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करना था एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में, ठीक है। लेकिन अब हमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस ओनली सिंगल फोर्स में करना है, यहाँ पे कपल नहीं आना चाहिए। ये थ्योरी आप पढ़ लेना। देखिए मैं आपको फिगर से क्लियर करती हूँ। ये वही फोर्स आर, ये कोई कपल जी, इनके बीच में एंगल थीटा, ये ए ओ और ओ डी, ठीक है। अब ये कल हमने शो किया था कि आर यहाँ होता है और जी कॉस थीटा इसके पैरेलल आया था। ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, जी कॉस थीटा यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है जी कॉस थीटा, और फिर हमने इसको इस पे, इस आर को इस पे क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें वैसे इसकी नीड भी नहीं है, हम इसी से हमारा काम चल जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है सिंगल फोर्स में। आर के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, और जी के कंपोनेंट, कपल के कंपोनेंट क्या होते हैं, एल एम एन। अगर किसी बच्चे को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया, कंपोनेंट, डायरेक्शन, कोसाइंस वगैरह। अगर देखिए तो आप वो देख लेना। अगर इसमें ऐसा है, आर फोर्स दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, तो ओ ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होंगे? फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बहुत अच्छे से, कंपोनेंट को डिवाइड करना होता है आर से, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओ ए क्या बनेंगे, एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे ओडी लाइन के चाहिए तो क्या बनेंगे, इसके कंपोनेंट है एल एम एन और रिजल्टेंट है जी, तो एल बाय जी, एम बाय जी, एन बाय जी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ओ ए और ओ डी के बीच का ये एंगल थीटा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन टू, या फिर एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। वो तो डिनोट किसी भी उससे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये भी डायरेक्शन कोसाइंस, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनके बीच का एंगल एक्स बाय आर इंटू एल बाय जी प्लस वाई बाय आर इंटू एम बाय जी प्लस जेड बाय आर इंटू एन बाय जी। यहाँ से आ गया, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके देखना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में जी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर जी आर उधर चला जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। अब हमें करना क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करना है एक सिंगल फोर्स आर में, टुगेदर विद ए कपल ऑफ मोमेंट जी कॉस थीटा सच दैट एक्सिस ऑफ कपल कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मुझे इसको सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है, तो अगर मैं इस थीटा को 90 डिग्री ले लूँ, यानी आर और जी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जी कॉस, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अगर थीटा 90 हुआ तो 0, यानी ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब जी कॉस थीटा ही 0 हो जाएगा तो ये वाला कपल तो खत्म ही हो गया ना, बिल्कुल एलिमिनेट हो।
एलिमिनेट ही हो जाएगा जी कॉस थीटा, अगर थीटा 90 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एक सिंगल फोर्स आर। तो देखिए Lx plus My plus Nz is equal to 0. In this case, the given system of forces can be reduced to a single force R. Thus, the condition in order that general system of forces in space should reduce to a single force is that Lx plus My plus Nz is equal to 0. यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी कि Lx plus My plus Nz is equal to 0। अगर कोई हमसे बोले कि आप गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस करो सिंगल ऑफ फोर्स में, तो उसकी कंडीशन बताओ, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन में भी हमें यही दिख रहा है कि हमारा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो चुका है, तो आप सिर्फ ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होता है कि चेंज ना होना, ठीक है। टू शो दैट द क्वांटिटीज Lx प्लस My प्लस Nz या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर are invariant for any given system of forces whatever origin and axis may be chosen। मतलब ये दोनों क्वांटिटी इनवेरिएंट मतलब चेंज कभी नहीं होंगी, चाहे एक्सिस कुछ भी हो, चाहे इनका ओरिजिन कुछ भी हो, ठीक है। तो इनको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ तक का काम आपको इस आर्टिकल में फिर से करना पड़ेगा। Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू, ये देखिए किया हुआ है GR cos थीटा। देखो ऑल्सो द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स R। Given system of forces can be reduced to a single force R together with a couple of moment g cos theta such that the axis of couple coincides with the direction of force। ये तो हमें पता ही है। The axis of couple is central axis and is unique। ये भी आपको मैंने बताई थी, करेक्टरिस्टिक फर्स्ट यही है कि जो सेंट्रल एक्सिस बनती है जिसपे R और G cos थीटा दोनों बनते हैं, तो वो क्या होती है, यूनिक होती है। तो R और G cos थीटा दोनों ही फिर क्या रहेंगे, जब ये इनवेरिएबल होगी सेंट्रल एक्सिस यानी यूनिक है, यही चेंज नहीं होगी, तो R और G cos थीटा भी क्या रहेंगे, इनवेरिएबल। ना R चेंज होगा ना G cos थीटा चेंज होगा, तो R एंड G cos थीटा आर इनवेरिएबल। जब राइट हैंड साइड इनवेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इनवेरिएबल। तो एक तो चीज़ ये प्रूव हो गई, Lx प्लस My प्लस Nz आर इनवेरिएंट। अब हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए अगर R इनवेरिएबल है तो R स्क्वायर भी इनवेरिएबल होगा, और R स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएबल। नेक्स्ट लाइन में यही दिया हुआ है, R इनवेरिएबल तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इनवेरिएंट, और G cos थीटा इनवेरिएंट है तो Lx प्लस My प्लस Nz इज इनवेरिएंट। तो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज रेंज इज यूनिक, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। To find the equation of central axis of any given system of forces acting on a rigid body। अभी तक हमने सिर्फ ये पता किया था सेंट्रल एक्सिस होती क्या है, लेकिन अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये भी पेपर में आता है आर्टिकल, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। देखिए करना कैसे है, x1 y1 z1 को यानी पॉइंट ले लिया सेंट्रल एक्सिस पे, रेफर टू द कोऑर्डिनेट ox oy oz थ्रू o। Let the system reduce to a force R at this point and a couple of movement K। हमने अभी तक किया है कि हम सिस्टम को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, फोर्स R में और कपल ऑफ मूवमेंट G cos थीटा में, और जिसका नाम क्या था, K। देन द वैल्यूज ऑफ x y z रिमेन अनचेंज। ये अभी हमने किया कि R इनवेरिएबल है, R इनवेरिएबल है तो x y z भी क्या रहेंगे, इनवेरिएबल, यानी ये रिमेन अनचेंज्ड। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हमारा काम सिर्फ किस में चल रहा था, R और G में। R के डायरेक्शन कोसाइंस होते कंपोनेंट होते थे x y z, और G के कंपोनेंट होते थे L M N। लेकिन अब हमारा जब से सेंट्रल एक्सिस का काम शुरू हुआ है, इसमें हमारा काम सिर्फ R और K पे होता है। R और K मीन्स G cos थीटा, तो इसके कंपोनेंट तो वही x y z ही है, लेकिन अब K के कंपोनेंट जैसे यहाँ ये भी एक तरीके से कपल ही है, तो हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं L डैश M डैश N डैश। तो L डैश M डैश N डैश बी द कंपोनेंट ऑफ दिस कपल, वी फाइंड दिस कंपोनेंट। हम L डैश M डैश N डैश की जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, फ्रॉम L M N बाय रिप्लेसिंग x y z बाय x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 रिस्पेक्टिवली। L M N की वैल्यू देखिए, ये भी आपको आर्टिकल कराया था, देखिए ये इस वाले में L M N की वैल्यू है y z माइनस z y
तो ऐसे ही ये LMN की वैल्यू लिखनी है, समीशन YZ, यहाँ पर हमारे x1 y1 z1 है इसलिए 1 1 लगे हुए हैं, समीशन YZ1 माइनस ZY1, समीशन ZX1 माइनस XZ1, समीशन XY1 माइनस YX1। ठीक है, LMN की वैल्यू लिख ली। अब हमें L डैश M डैश N डैश की वैल्यू कैसे निकालनी है, LMN में जहाँ जहाँ x y z है उनको रिप्लेस करना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो L डैश की वैल्यू ये L की है, इसमें L डैश की निकालने के लिए क्या करो, इसमें y को रिप्लेस करो y माइनस y1 इंटू Z1, माइनस स्मॉल z को z माइनस Z1 और कैपिटल Y1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा M डैश N डैश, ये निकाल लेंगे आप। अब डायरेक्शन कोसाइंस R के तो हमें पता ही है, कंपोनेंट बाय R, x बाय आर, y बाय आर, z बाय आर, और लेकिन k के कंपोनेंट, जैसे g के कंपोनेंट होते थे l बाय जी, m बाय जी, n बाय जी, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट k के क्या है, l डैश m डैश n डैश, और रिजल्टेंट क्या है k, तो l डैश बाय k, m डैश बाय k और n डैश बाय k। हमने क्या किया है, सिंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स और एंड एक्सिस ऑफ कपल सेम, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस क्या है, सेम है, देयरफॉर इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे आपस में, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल देखो कैसे, L डैश बाय के अपॉन में x बाय आर, ऐसे ही M डैश बाय के अपॉन में y बाय आर, N डैश बाय के अपॉन में z बाय आर। तो अब ये k ऑल ओवर कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, L डैश बाय x, M डैश बाय y, N डैश बाय z। L डैश की वैल्यू डाल दी, M डैश की और N डैश की वैल्यू डाल दी, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या किया नीचे में, ताकि मेरा आर स्क्वायर बन जाए या आर बन जाए कुछ इस तरीके से, मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड, यहाँ y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, मल्टीप्लायर्स चूज कर लिए, यहाँ पे x y z, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, y से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, z से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उनका क्या कर दिया सम। तो x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस प्लस z इंटू दिस, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बनता है, आर स्क्वायर। इसको आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, सब ऑल ओवर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेंगी, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। देखिए Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, और ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड होता क्या है, जी आर कॉस थीटा, अभी लास्ट आर्टिकल में क्या था, और एक आर कैंसिल तो जी कॉस थीटा बाय आर, और जी कॉस थीटा होता क्या एक्चुअली के बाय आर। तो ये देखिए दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको सॉल्व करके आया के बाय आर। बट x1 y1 z1 हमने तो कोई एनी पॉइंट लिए थे सेंट्रल एक्सिस पे, तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दो x y z से, तो L माइनस स्मॉल वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स, ये किया हमने, इज इक्वल टू के बाय आर क्या होती है, पिच भी होती है, तो उसको स्मॉल p से डिनोट कर दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ये क्वेश्चन में भी यूज होगी, तो आप लोग ये कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ आपसे।